Morning everyone. Today we will study about the political chapter Understanding Law. In this chapter इस चैप्टर में हम बेटा अंडरस्टैंडिंग लॉ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी कानून कि चाहे वो किसी भी एज को लेकर है, मैरिज को लेकर है, किसी पर्सन के वोट को लेकर है, किसी भी मतलब किसी चीज़ को ख़रीदना बेचना, प्रॉपर्टी, हर चीज़ के लिए कानून होता है। आज हम इस चैप्टर में उन कानूनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट उनको बनाती है, किस तरह से वो लोगों पर अप्लाई होते हैं और हाउ डू न्यू लॉ कम टू इनटू बीइंग, और किस नए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये लॉ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, विवाद का कारण भी बन जाते हैं। कई बार हमारी गवर्नमेंट ऐसे कानून बना देती है जो कई कानून तो बहुत लंबे समय तक पॉपुलर रहते हैं, लेकिन कई बार हमारी गवर्नमेंट ऐसे कानून भी बना देती है जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल विवाद का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला डू अप्लाई टू ऑल, कि किस तरह से कानून सभी पर अप्लाई होते हैं। इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो अपने बेटे को, उसको पता है कि उसके बेटे ने कुछ क्राइम किया है और उसको कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, लेकिन वो सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो वो अपने बेटे को छुपने के लिए कमिटमेंट करता है और उसको भागने में मदद करता है। तो क्या ये मतलब लीगली है या इलीगली है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन ही जो उसने ये एक्शन लिया, ये जस्ट बिकॉज इज़ अ फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, ये दिखाता है कि उसके पापा भाई इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, तो वो इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। नहीं, वो इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते, ये कानूनी रूप से गलत है। द above is a clear case of violation of law. As you read in a unit first, member of the Constitution Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाले में भी, कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसी कोई भी वो नहीं है जो कानून के ऊपर हो। देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविज़न है जिसने लॉ एस्टैब्लिश किया है, और सभी पीपल, ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के सामने क्या हैं, समान हैं, यानी कि उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ, कानून किसी भी आधार पर लोगों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट मतलब उनका साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किसी रिलीजन, कास्ट और जेंडर के आधार पर कानून वो सभी के जो भी उसके कंट्री के सिटीज़न हैं उनके ऊपर इक्वली वो लॉ अप्लाई होता है, और किसी के साथ भी किसी भी बेस पर हमारी गवर्नमेंट है या हमारा जो कानून है वो ये छूट नहीं देता है, संविधान ये छूट नहीं देता कि किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए। प्राचीन टाइम में इन एंशिएंट इंडिया देयर वर अ इनम्यूरेबल एंड ऑफ्टन ओवरलैपिंग लोकल लॉ। कई बार हमने देखा कि हमारे प्राचीन भारत में ऐसे बहुत सारे लॉ थे जो ओवरलैप करते थे, यानी कि एक ही क्राइम को करने के लिए किसी ऊंची जाति, नीची जाति या उसके धर्म या कास्ट या कलर के बेस पर उनको अलग अलग सज़ा दी जाती थी। लेकिन बेसिक्सली जब ब्रिटिश आए और जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियलिस्ट आए, यानी कि हमारा इंडिया जब कॉलोनियल बना, तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने भारत में कानून के शासन को इंट्रोड्यूस किया। हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूट दिस क्लेम ऑन अ सेवरल ग्राउंड्स।
two of which include first that colonial law was arbitrary and the second that Indian nationalists play a prominent role in the development। जो ब्रिटिश कानून था वो भी दो तरह से, उन्होंने रूल्स ऑफ लॉ तो कर दिया लेकिन एरिबैटरी दो तरह से कानून का शासन था कि वहाँ पर उन्होंने 1870 में एक सेडिटेशन एक्ट पास किया था बेटा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे कि कोई भी अगर अंग्रेज कोई क्राइम करता था तो उसको उस चीज़ की कम सज़ा दी जाती थी, और अगर कोई हिंदू उसमें मतलब वही क्राइम करता था तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। यानी कि किस बेस पर, वो अपनी नस्ल के बेस पर हमारे यहाँ पर जो है भेदभाव करते थे। तो हमारे जो भी यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग किया, यानी कि इसको क्रिटिसाइज़ किया, इसके अगेंस्ट विद्रोह किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, और हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये कानून वापस लेना पड़ा। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस एरिबिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय, जो भारतीय थे, जो रिफॉर्मर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ब्रिटिश अथॉरिटी इसको वापस ले। दे ऑल्सो बिगिन टू फाइट फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। वो उन्होंने इक्वालिटी, समानता के लिए फ़ाइट की और उन्होंने फोर्स किया कि उसको चेंज किया जाए। लाइज एज अ इंक्लूड आइडियाज ऑफ जस्टिस। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in a colonial courts। और 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारतीयों ने जो कॉलोनियल कोर्ट्स में थे उसमें डिमांड की कि उनके साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। They began to use law to defend the legal rights of Indians। उन्होंने भारतीयों के लिए भी लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकारों की मांग की। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन अ मेकिंग डिसीजन। जो भारतीय जज थे वो भी डिसीजन लेने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करें। देयरफॉर दे वर सेवरल वे इन अ विच इंडियन प्ले ए मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इस तरह से जो कॉलोनियल पीरियड था यानी कि जो उपनिवेशवाद था उसमें ही जो भारतीय जज थे उन्होंने भी एक अहम रोल प्ले एवोल्यूशन में, मूल्यांकन में करना शुरू कर दिया। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस document served as the foundation on which were representative begin making law for the country। कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। और वेल रिवाइज एक्सटेंडिंग वन इन योर क्लास, हमने क्लास 6 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग दिस न्यू लॉस द सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन बी गेट अ इक्वल शेयर ऑफ अ फैमिली प्रॉपर्टी। कि अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में, पारिवारिक उसमें उसके बच्चे और माँ सभी का बराबर का हक है। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और उनको एम्प्लॉयमेंट करना है। हाउ डू पीपल केम टू थिंक एंड पर्पज़ दैट न्यू लॉ इज़ अ नेसेसरी। और इस तरह लोगों ने जाना कि किस तरह नया कानून जो है ज़रूरी है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नए कानून बनते कैसे हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ मेकिंग लॉ, जो हमारी संसद है वो नए कानून बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है, अपर हाउस लोअर हाउस, उसमें जो बिल हैं वो पेश किए जाते हैं, वो उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, 2/3 बहुमत से वो पास किए जाते हैं, उसके बाद दूसरे हाउस में जाते हैं, और इस तरह से उन सब की 2/3 बहुमत पास होने के बाद जो पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है वो उस पर साइन करते हैं, और पार्लियामेंट के अडॉप्ट करने के बाद वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट इसमें स्टोरी दी हुई है बेटा, ये आप लोग खुद रीड करोगे, इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
एक मिनट, स्टार्टिंग से हो गया ये। नेक्स्ट जो आगे आ जाता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कई बार ऐसे कानून भी बन जाते हैं जो बहुत ही अनपॉपुलर होते हैं या कंट्रोवर्शियल होते हैं, यानी कि जिन पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और उनको, जैसे हमारी पार्लियामेंट ने कुछ कानून बना दिए तो लोगों, मतलब जब उनको अप्लाई किया गया तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और न्यूज़पेपर, टीवी हर तरह से उनका विरोध किया। तो इस तरह से कई लॉ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरियस म्यूनिसिपल लॉ ऑन द यूज़ ऑफ अ स्पेस विद इन अ म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ्टन मेक हैकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। मतलब कई म्यूनिसिपल लॉ बना दिए कि जो भी ये रेहड़ी वाले हैं, मतलब कि ये स्ट्रीट वेंडिंग एंड इलीगल है, ये इस पे म्यूनिसिपल के जो होंगी उन्हीं के वो जो रेहड़ियाँ लगेंगी वो MCD जो म्यूनिसिपल है, नगर निगम है, उनसे वो लेके तब लगेंगे। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे जो मज़दूर आदमी है उसके उस पर फ़र्क पड़ता है, वो सभी को नगर निगम से वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग इस तरह के जो कानून हैं वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं कि लोग जब उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उनका विरोध करते हैं। इस लेसन में इतना ही है बेटा, और जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें इसको फिर डिस्कस करेंगे।